दोस्तों, जंग को लेकर जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो मैदाने जंग से नहीं बल्कि ट्रंप के दफ्तर व्हाइट हाउस से आ रही है। और प्रेस टीवी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खुलासा किया है कि जंग को लेकर व्हाइट हाउस में गहरे मतभेद हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, शार्प डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और ट्रंप के दो बड़े सलाहकार, दो बड़े एडवाइजर, जिसमें सूसी वाइल्स है जो व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ है, और ट्रंप के सबसे करीबी पत्रकार टकर कार्लसन जो बहुत ही करीबी उनके हैं, इन दोनों एडवाइजर्स का कहना है ट्रंप को कि तुरंत इस जंग को वो रोक दें, किसी तरह से एग्जिट रूट ले, यानी जंग से बाहर निकलें, वरना इसके परिणाम सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं, रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी बहुत बुरे साबित होंगे। अब सूसी वाइल्स और कार्लसन का ये भी कहना है रॉयटर्स के मुताबिक कि तेल और गैस को लेकर जो क्राइसिस है, ग्लोबल क्राइसिस है, उसका ठीकरा भी ट्रंप ही फूटेगा। और यही नहीं, $1 बिलियन हर रोज इस जंग में खर्च हो रहा है। इसका हिसाब कहीं ना कहीं रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर भारी पड़ सकता है। और इन दोनों सलाहकारों का यह भी कहना है कि नवंबर में जो मिड टर्म पोल अमेरिका में हो रहे हैं उसमें ट्रंप चुनाव हार सकते हैं, ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी चुनाव हार सकती है। और दूसरी तरफ ट्रंप के दो और सलाहकार हैं जिसमें रिपब्लिकन पार्टी, उनकी पार्टी के सीनियर लीडर लिंडसे ग्राहम हैं, और ट्रंप के एक और पार्टी के लीडर और उनके करीबी टॉम कॉटन हैं। अब टॉम कॉटन और लिंडसे ग्राहम ट्रंप से कह रहे हैं कि अगर वो जंग से बाहर निकले, ये जो जंग लंबी हो रही है उससे अगर वो एग्जिट करते हैं किसी भी स्टेज पर, तो ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए ये ठीक नहीं होगा। और मौका है, भले ही जंग लंबी हो, इस जंग को अमेरिका को लड़ना चाहिए और ईरान को किसी तरह से उसकी जो सेकंड लीडरशिप है जो अब इमर्ज हो रही है उसको भी ख़त्म करना चाहिए। यानी ये जो दो सलाहकार हैं, टॉम कॉटन और लिंडसे ग्राहम, ये ट्रंप पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप जंग कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए। अब दोस्तों, सवाल है क्या वाकई ट्रंप चक्रव्यूह में फंस गए? एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हैं कि निकलना भी मुश्किल है और चक्रव्यूह में रहकर लड़ना भी मुश्किल है। उसकी क्या वजह है? आखिर मुस्तफा खामनई ने ऐसा क्या कर दिया पिछले 72 घंटों में कि अमेरिका से लेकर इजराइल तक में हालत खराब है, बेचैनी है? आखिर क्या वजह है? और इस सवाल पर बड़ा खुलासा, चौंकाने वाला खुलासा करने जा रहे हैं आज अमरीश मिश्रा। जरूर सुनिए। सबसे बड़ी जंग के पीछे जो जंग हो रही है वो आज मैं चाहता हूं कि आपके सामने क्लियर कर दूं। अमरीश जी, जो पहला सवाल है वो ये है कि ऐसा किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस जंग को लेकर व्हाइट हाउस में ही झगड़ा शुरू हो जाएगा। और झगड़ा इतना ज़बरदस्त है कि ट्रंप के लोग आपस में ही बट गए। एक लॉबी ट्रंप से कह रही है कि नहीं, ईरान को निपटा दीजिए, और दूसरी पावरफुल लॉबी कह रही है कि नहीं, इस जंग से किसी तरह से बाहर निकलिए, वरना आप चुनाव हार जाएंगे, नवंबर में जो चुनाव हो रहा है। और ये जो गैस और तेल की किल्लत है इतनी बढ़ जाएगी कि सारा का सारा जो बोझ है वो अमेरिका पर ही अल्टीमेटली आएगा। क्राइसिस में फंस गए हैं ट्रंप। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्तबा खामनाई जब से आए हैं और पिछले 72 घंटे भारी पड़ गए हैं अमेरिका पे, अमेरिका को कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिस तरह से वो हॉर्मुज की खाड़ी में उलझा है, जिस तरह से वो गल्फ के देशों में उलझा है, और जिस तरह से उसका सैनिक साजो सामान नष्ट हो रहा है, जहाज गिर रहे हैं, क्रैश हो रहे हैं। देखिए दीपक जी, जब से मुश्तबा खामनेई उनका चयन हुआ है सुप्रीम लीडर से, ईरान में एक नई एनर्जी आ गई है, बिल्कुल जैसे विस्फोट हुआ है। और जो सिस्टम ऑलरेडी काम कर रहा था इमाम खामनेई की शहादत के बाद, उसको अचानक एक फेस मिल गया। और ऐसा फेस मिला है उसको जो शहीद का बेटा जो खुद इंजर्ड है। इससे बड़ा नैरेटिव ईरान के लिए कुछ हो नहीं सकता, दुनिया में किसी भी ताकत के लिए जो किसी बड़ी ताकत से लड़ रही है, और वो छोटी ताकत है, उसके लिए कितनी बड़ी बात है। और जी ये जो देखिए क्या है, एनर्जी जो हो गई है, एक नई ऊर्जा जो आ गई है, इससे अमेरिका घबरा गया है। अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है इसको हम हैंडल कैसे करें। नेतन्याहू का तो कुछ जाता नहीं, उसका देश रहे ना रहे, उसको तो अपना एक अलग सिस्टम, उस पर कभी और बात करेंगे। जी लेकिन जी। अमेरिका के लिए तो ये जीने मरने का सवाल है। क्या आपको लगता है कि ट्रंप वाकई इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन मुस्तबा खामनाई और उनकी जो इस्लामिक नौसेना है
उसने ट्रंप को हॉर्मुज की खाड़ी में फंसा दिया है। ये जो टैंकर और ये जो गैस, इसका पूरा का पूरा व्यापार कारोबार सप्लाई रोक दी है कि यहाँ पर ट्रंप फंस गए। दीपक, इसमें जो एपिक ड्रामा है, एपिक ड्रामा यानी महाकाव्य, जैसे महाकाव्य होते हैं ना, जी वो क्या है? वो यही है कि अमेरिका निकलना चाहता है, लेकिन अब ईरान उसको, अमेरिका को छोड़ेगा नहीं, मतलब अमेरिका को निकलने नहीं देगा। उसके हाथ में बहुत दिनों बाद एक बड़ी मछली फंसी है, और वो क्यों छोड़ेगी इसको? वो जब तक उसको मिडिल ईस्ट से निकाल ना दे, जब तक ईरान के ऑब्जेक्टिव पूरा ना हो जाए, वो अमेरिका को नहीं तो छोड़ेगी। क्या आपको लग रहा है कि जो जो आपको ये लग रहा है कि जो फाइनल बार्गेन होगी, जो पोस्चरिंग होगी जो युद्ध में होती है, क्या मुश्तबा खामनाई ये शर्त रखेंगे? हालांकि कल उन्होंने अपने पहले एड्रेस में इशारा भी किया कि भाई आप गल्फ में जिन जिन देशों में आपके मिलिट्री बेस हैं, ये मिलिट्री बेस खाली करिए, बोरिया बिस्तरा बांधिए और अमेरिका सेना पूरी तरह से विथड्रॉ करिए। ये आप जब करेंगे तो हम हॉर्मुज की खाड़ी को खोल देंगे। क्या ये बार्गेन, ये डील यहाँ पर आके अब रुकेगी? यहीं पर केवल नहीं, अमेरिका मिडिल ईस्ट खाली करे, इजराइल गाजा में जो कब्जा किए वो छोड़े, वेस्ट बैंक में जो कब्जा किए वो छोड़े, फिलिस्तीन राज बने, और उसके साथ साथ ईरान से सैंक्शंस हटे, और उसके सारे के सारे फ्रोजन एसेट्स यूएस रिलीज रिलीज हो। करे। वरना वरना पता है क्या आपको? आपको पता है मुस्तफा खामनेई ने क्या कहा है? कितनी खतरनाक बात कही। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे एसेट्स नहीं लौटाए, एक एग्जांपल, अगर हमारे एसेट्स नहीं लौटाए, हम जबरदस्ती लेंगे, और अगर हम नहीं ले पाए तो हम तुम्हें उतना ही नुकसान करेंगे जितना तुमने हमको नुकसान। वी क्या विल आपको गिव ये यू एज मच पेन एज यू हैव गिवन अस। एन आई फॉर एन आई, एक आंख के बदले आंख, मतलब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि अगर, क्योंकि आप वॉर हिस्टोरियन हैं और तमाम जो युद्ध हुए हैं उस पर एक बहुत गहरी रिसर्च है। ईरान की, मतलब ईमानदारी की बात यह है कि ईरान की एयरफोर्स ही नहीं है। और अगर आप अमेरिका को देखें तो एयरफोर्स सबसे बड़ी ताकत है। B-2 बॉम्बर जैसे जहाज हैं, F-35 जैसे जहाज हैं, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स हैं, रडार्स जो हैं वो भी जो है आसमान में है। क्या एयरफोर्स ना होते हुए भी जिस तरह से, जिस पैटर्न पर या जिस स्ट्रेटजी के साथ स्टेप बाय स्टेप ईरान ने इस जंग को आगे बढ़ाया है, क्या ये दुनिया में एक तरह का सबसे नायाब एक तरीका है? एक ऐसा पैटर्न इमर्ज हो गया है कि अमेरिका को भी समझ में आ रहा है कि जंग लड़ी किस तरह से जा रही है। दीपक जी, देखिए वो जमाना चला गया जब बड़े मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे, क्योंकि फाख्ते की जगह ड्रोन आ गया। एयर ओके। एयर सुपीरियोरिटी खत्म। आपके पास जितनी अच्छी है एयरफोर्स हो, जहाज हो। जहाज, और वो 100 मिलियन के हों, 50 मिलियन के हों, जो भी हो, $50,000 का एक ड्रोन शाहिद 136, वो जो काम कर देता है वो आपके बड़े बड़े हवाई जहाज नहीं कर। और देखिए इसमें एक चीज और हुई है, ईरान ने कैसे स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रगति की है इस पूरी जंग में। सबसे पहले उसने रडार डिस्ट्रॉय किए, इंसान की मतलब जो आंख होती है उनको फोड़ दिया। उसके बाद उसने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया, और फिर जाके उसने ऑफिसेज और घरों पे और बिजनेसेस पे हमला किया। ओहो ओहो, ये मतलब जो आप कह रहे हैं, ओके ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि पहले रडार सिस्टम को ख़त्म किया, उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म किया, और जब वो एक तरह से आयरन डोम को नष्ट कर दिया, तब मिसाइलें जो हैं गिरने लगी और मिसाइलों की इंटेंसिटी बढ़ने लगी। मतलब 2000 किलोमीटर वाली, फिर उसके बाद 5000 किलोमीटर वाली, और फिर आखिर में जब हमने खुर्रम शहर, फतेह और कद्र मिसाइल देखी जो 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं और ऐसा मार करती हैं कि इमारत की इमारत ढह जाती है। यानी धीरे धीरे एस्केलेट किया उसने, ये आप कहना चाह रहे अभी हैं? देख, ईरान बिल्कुल ने। धीरे धीरे उसने एस्केलेट किया, और उसने पूरा अपनी प्रायोरिटीज तय कर ली कि पहले हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ABC अलग अलग। और और उसके बाद बाद जब में तक हॉर्मोज की खाड़ी पर वो आ गया जो असली वो ट्रम्प पूरा, कार्ड वो तो था। वो डी है। जब ये तीनों कर लेंगे तो हॉर्मुज की खाड़ी बंद कर देंगे। इतनी जल्दी ये हो जाएगा, ये अमेरिका को उम्मीद नहीं थी। ओ ओ ओ, इतनी मतलब आप कह जल्दी रहे हो हैं कि जाएगा, इतना इफेक्टिव हॉ- होगी ये मैं स्ट्रेटजी, ये समझ गया अमेरिका को उम्मीद। कि अगर ये सिस्टमैटिक लड़ाई स्टेप बाय स्टेप नहीं होती और शुरू में
ईरान की जो इस्लामिक नौसेना है वो हॉर्मुज़ की खाड़ी को बंद कर देती, तो हो सकता है जंग वहाँ पर लड़ी जाती और फिर यूएस नेवी अगर हॉर्मुज़ की खाड़ी पर कंट्रोल कर लेती, तो मेरे ख्याल मुस्तफा खामनेई के पास बार्गेन पावर नहीं रहती। उन्होंने पहले फ़ोकस मिलिट्री बेसिस पर रडार पे किया और फिर लास्ट में वो हॉर्मुज़ की खाड़ी की तरफ आए। ये बिल्कुल कहना चाह रहे आखिर हैं। बिल्कुल 100% यही। एक चीज़ और, क्योंकि आप ईरान गए, वहाँ के मिलिट्री लीडरशिप से बात हो रही, सारी चीज़ें हो रही हैं। जो सबसे बड़ा संकट है, कल मैं वॉशिंगटन पोस्ट भी देख रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स भी देख रहा था। सबसे बड़ा संकट ये है कि यूएस नेवी, दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी, 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 2 बड़े जंगी जहाज़ ट्रंप ने वहाँ खड़े कर रखे हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस फोर्ड, और उसके बावजूद भी यूएस नेवी घबरा रही है हॉर्मुज़ की तरफ बढ़ने में। क्या इसका एकमात्र कारण अमरेश भाई ये है कि बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, एक बहुत ही गहरी प्लानिंग के तहत ईरान की नौसेना ने वहाँ बारूद बिछा रखा है, समंदर की तह में बारूद बिछा दिया है कि ऊपर से जो जहाज़ जाएगा, रिमोट दबेगा और वो जहाज़ के चीथड़े उड़ जाएंगे। ये जो बारूदी सुरंग बिछा दी है, क्या इसका इल्म नहीं था अमेरिका को, सीआईए को, जो दुनिया की इतनी बड़ी एजेंसी है? यहाँ गच्चा ट्रम्प के लोग कैसे खा गए? देखिए, इसका इल्म था, लेकिन इसकी जो वही बात है, जिन स्टेजेस में ईरान ने अपने सारे पत्ते खोले एक एक करके, उसका इल्म नहीं था। उनको ये लग रहा था कि ईरान सबसे पहले स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद करेगा, और उसने सबसे आखिर आखिर में ये काम किया। ये और क्या मौका ये मिल गया ईरान को कि अपने माइंस बिछाने का, पूरी तैयारी के साथ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद करने का। ओके, वरना अमेरिका ओके, सोच रहा था कि हड़बड़ी में करेंगे और हम जाके फतेह कर लेंगे। समझ गया। आप कह सकते हैं एक ऐसी वॉरफेयर, एक इस तरह की रणनीति सामने रखी, सेना की सैनिक रणनीति की, वो अमेरिका को भी समझ नहीं आया। क्या आपको अमरेश भाई ऐसा लगता है कि जिस दिन, यानी पहले ही दिन जब इमाम खामनाई उनकी हत्या हो गई, उसके बाद ईरान के रक्षा मंत्री की हत्या हो गई, उनके आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मुसावी, उनकी हत्या हो गई, उसके बाद और कई एडवाइजर्स, जो पॉलिटिकल एडवाइजर्स थे, उनकी हत्या हो गई, यानी कुल मिला के जो टॉप लीडरशिप है, मैं तो यूं कहूंगा कि पूरी जो कैबिनेट थी अली खामनाई की, उसको उड़ा दिया। उसके बाद क्या ट्रंप को और अमेरिकन नेवी को ऐसा लगने लगा कि हमने तो भाई ये 4 घंटे में काम तमाम कर दिया? दैट वाज द टाइम जहां अमेरिका बहुत कैजुअल हो गई, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि अब तो सत्ता परिवर्तन है, तो सब कुछ खत्म कर दिया। क्या ये एक टर्निंग पॉइंट था जहां पर अमेरिकन्स जो है थोड़ा सा कैजुअल हुए? कैजुअल क्या हुए, उनको ये इतना एरोगेंस था कि एरोगेंस में कैजुअल आदमी हो ही जाता है ना। उनको ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी रिप्लेस हो जाएगा, और ये जो असैसिनेशन है इमाम खामनेई का, ये पहले से सोचा हुआ है। ओ, यानी उनका, और क्या, मतलब इमाम खामनाई ने सोच रखा था कि उनका इमाम असैसिनेशन खामनेई ने होगा? सोच रखा था, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि मैं अगर असैसिनेट हुआ तो ये करना विद इन हाफ एन आवर, 30 मिनट में। और माय वो गॉड। आप टाइम, एक दिन ये सच बाहर आएगा, किताब लिखी जाएगी, वो टाइमलाइन भी बाहर आएगा कि इमाम खामनेई की शहादत के कितने घंटों बाद ईरान सक्रिय हो गया था। वो सब सबने सामने आया। यहां फंस आपको गया। लगता है, ठीक ठीक, ये जो कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स हैं जिसमें तकरीबन 85-86 मौलाना धर्मगुरु होते हैं, और इन्होंने मतलब पहली बार खामनाई के बेटे को ही चुन लिया, शायद खामनाई नहीं चाहते थे। मुश्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर बनाना, इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे क्या सोच है, और क्या यही ट्रम्प कार्ड है इस वक्त ईरान के हाथ में? इसके पीछे सबसे जो सोच है, सबसे महत्वपूर्ण सोच ईरान की, वो यही है कि इमाम खामनेई की मौत जिस बच्चे ने देखी है, जिस लड़के ने देखी, और उसके भी पूरा का पूरा परिवार उसका भी नष्ट हो गया, वही अगला सुप्रीम लीडर होगा। इससे जो ईरान की सोसाइटी में, वहां की जनता में जो एक उबाल आया है कि बाप, कि बेटा बाप के खून का बदला लेगा, और हम भी बेटे हैं इमाम खामनेई के, हम भी ओके। उसके साथ मिल के बदला लेंगे, ये ईरान की सोच है। और ये बड़ी,
क्या जी ऐसा भी है, एक रिपोर्ट में और पढ़ रहा था, प्रेस टीवी जो ईरान की मीडिया, कि मुस्तबा खामनाई पिछले 10 बरसों से वो अ, ईरान की सेना, ईरान की इस्लामिक सेना, ईरान की पैरामिलिट्री, ईरान की इंटेलिजेंस, ये जो इंटेलिजेंस, मिलिट्री, इस्लामिक सेना, ये जो सारा फ्रंट था वो ये संभाल रहे थे। ये बात सही है? और अगर नहीं, मैं देखिए, कहूँ कि युद्ध में अगर कोई मान सिंह था, तो मान सिंह ये मुस्तबा ही थे। वो मान सिंह भी थे, बीरबल भी थे, टोडरमल भी थे। वो एक पैरेलल, जी, वो पैरेलल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर खड़ा किया थे उन्होंने। माय गॉड, बहुत बहुत बड़ी चीज़ें बता रहे हैं। अमरीश जी कह रहे हैं कि ना सिर्फ वॉरफेयर में मुस्तबा खामनाई 10 साल से उनको एक्सपीरियंस था, और जितनी भी कमांडर्स हैं, चाहे वो नेवी के हों, इस्लामिक नेवी के हों, इस्लामिक आर्मी के हों, वो सब मुस्तबा उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे आज से नहीं 10 साल से। और जो इंटेलिजेंस है ईरान की, अ, उससे भी एक अच्छा बेहतर कोऑर्डिनेशन था। यानी 10 साल की तैयारी सिर्फ और सिर्फ मुस्तबा खामनाई की थी। और मुस्तबा खामनाई का सरवाइव होना, भले ही इस वक्त वो घायल है, चोट लगी, मुस्तबा खामनाई का सरवाइव होना एक एक ट्रम्प कार्ड जैसे ईरान के हाथ में लग गया है। और शायद इसी वजह से प्रिकॉशंस भी वो ले रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्या ये जंग जितनी लंबी चलेगी, मैं नेतन्याहू की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अमेरिका पे आ रहा हूँ, ये जंग जितनी लंबी चलती चली जाएगी, अमेरिका जिसका अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी कहा है, अल जजीरा ने भी कहा है, एवरी डे द एक्सपेंडिचर इज $1 बिलियन, $1 बिलियन का खर्चा हर दिन है। यानी आप यूं मान के चलिए कि $14 बिलियन तो स्वाहा हो ही चुके हैं। और जो नुकसान हो रहा है एयरक्राफ्ट गिरने का, ये सारी चीज़ें वो एक वो अलग से। हाँ, और जानमाल का भी नुकसान। आज ही 6 सोल्जर्स उनके जो हैं मरे हैं। इराक इराक में। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। क्या जितनी लंबी ये जंग होगी, जितनी स्ट्रेच होगी, उतनी ज़्यादा मुसीबत मिस्टर ट्रम्प के लिए है? दीपक, ये ऐतिहासिक तौर पे, चाहे वो रोमन एम्पायर हो, फिर चाहे ब्रिटिश एम्पायर हो, ये जंग के ही बाद खत्म हुए, क्योंकि जंगों ने इनके खजानों को खाली कर दिया। और यही अमेरिका के साथ होने वाला। आप देखिए, यही ओके, होने वाला है जो 2000 साल पहले हुआ था, फिर होगा नए संदर्भ। चलिए, और बहुत ये बहुत से इसी सवाल, यही यही बहुत से वजह है सवाल। कि टकर कार्लसन और ये लोग बोल रहे हैं इतना कि जंग बंद करो। सही बात है। व्हाइट हाउस में जो झगड़ा है, एकदम सही बात करें, व्हाइट हाउस का जो झगड़ा है, उसके पीछे जो सबसे बड़ी सोच है वो यही है कि ट्रम्प के जो शुभ चिंतक हैं, ट्रम्प के जो हितैषी हैं, वेल विशर्स हैं व्हाइट हाउस के अंदर, जिनका अपना पर्सनल एजेंडा नहीं, वो राष्ट्रपति से कह रहे हैं कि आप इस जंग से बाहर निकलिए, खुद की कुर्सी बचाइए, रिपब्लिकन पार्टी को बचाइए, अमेरिकन इकोनॉमी को बचाइए, स्ट्रैटेजी को बचाइए, कहीं ना कहीं ये उनको कह रहे हैं। लेकिन ट्रम्प, और ये चीज़ ट्रम्प समझ रहे हैं, पिछले 3 दिन से ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई जंग ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है, हम जो है ये जंग जीत चुके हैं, हम रिजीम चेंज करना नहीं चाहते थे, हम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को पूरी तरह से ऑब्लिटरेट करना चाहते थे, वो हमने ख़त्म कर दी, इस तरह की बातें संकेत दे रहे हैं। लेकिन जो अमरीश भाई ने कहा कि रास्ता रोक रखा है मुस्तबा खामनई ने, यानी ट्रम्प तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक मुस्तबा जो है वो गेट नहीं खोलते हैं। और कहीं ना कहीं जो बाजी है, कहीं ना कहीं जो इस जंग का रिमोट है, हो सकता है वो 28 तारीख को, जिस दिन ये जंग शुरू हुई थी, वो ट्रम्प के पास था दोस्तों। लेकिन आज की तारीख में ये जो रिमोट कंट्रोल है, ये जो जंग की लगाम है, ये मुस्तबा खामनाई के पास है। अमरीश भाई, बहुत नॉलेज आप रखते हैं, बहुत जानकारी रखते हैं, एक फ्लो में बोलते हैं, और जिस तरह से आसानी से समझाते हैं, बहुत टेक्निकल चीज़ें आप सामने नहीं रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमरीश मिश्रा फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।